और मेरा टॉपिक है कि जो तेल आप खाते हैं वो आपके स्वास्थ्य का रक्षक है या भक्षक है, उसी पे मेरा आज का टॉपिक है। सबसे पहले बताएं आपके घर में क्या क्या तेल खा रहे हैं आप? सरसों, सिंग तेल बोले तो मूंगफली का तेल, ऑलिव ऑयल बोले तो जैतून का तेल, नारियल तेल बोले तो कोकोनट का तेल, धान के छिलके का तेल, तिल का ऑयल, तिल का तेल, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर, कॉर्न ऑयल, पाम ऑयल, पंपकिन सीड ऑयल, पाम ऑयल, कैनोरा ऑयल। और बोलो किसके घर में क्या बन रहा है बताइए। फिर कल मत बोलना कि मेरे घर में ऐसा था, आपने उस पर जिक्र नहीं किया। फ्लैक्सीड ऑयल, मिक्स्ड ऑयल, मिक्स्ड ऑयल। तेल की कहानी बहुत पुरानी है, करीब 6000 वर्ष पूर्व से तेल की कहानी सुनने को मिल रही है। हमारे ऋग्वेद में, शास्त्रों में भी घी और तेल का वर्णन है। अब वो कौन सा तेल था वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन घी, घृत और तेल का वर्णन है। और तेल आयुर्वेद में तेल बोलते हैं, तेल शब्द निकला है तिल से, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो तिलों में राजा तिल का तेल है। तो भारत में इसी का ही सबसे पुराना इतिहास है तिल का तेल का, तिल और सरसों के तेल का, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी, जैसे कि चाइना का इतिहास देखो आप, तो चाइना में 2000 साल पहले सोयाबीन ऑयल का इतिहास है, सोयाबीन। और भूमध्य सागर यानी क्या बोलते हैं उसको, मेडिटेरेनियन एरियाज में ऑलिव ऑयल, वो 6000 साल पहले की कहानी है, उसका वर्णन मिलता है। मलेशिया और इंडोनेशिया क्या, पाम ऑयल, ठीक है। सबसे पहले हमने घी का यूज किया। घी हम पहले खाने में भी यूज करते थे और अभी भी करते हैं। घी आपका वात और पित्त और कफ को बैलेंस करने वाला है। जब हम घी खाते हैं, आपकी जो भी प्रकृति है, चाहे आप ऑयली स्किन वाले हो, ड्राई स्किन वाले हो, कफ खांसी वाले हो, मोटे हो, उसके लिए भी तीनों में यूज होता था, ठीक है। ओरिजिनल घी वो तीनों में यूज होता था, उसे जब पीते थे हम। लेकिन उसका एक अच्छा बेनिफिट क्या है कि उसका स्मोक जो पॉइंट होता है वो बहुत हाई है, 250 डिग्री तक चला जाता है। तो जो तलने में हम जलेबी वगैरह, समोसा वगैरह, पापड़, पूड़ी, वो घी में अच्छा है। उसमें उसके जो घी के न्यूट्रिएंट हैं वो उसमें 250 डिग्री तक भी जाएगा तो खराब नहीं होगी, ठीक। उसमें एक एसिड रहता है, ब्यूटेरिक एसिड, जो आपके गट के लिए बहुत इफेक्टिव है। जो गट बैक्टीरिया आजकल गट के पीछे पड़े हैं ना, उसमें मैंने पिछले टॉपिक में गट पे भी बात किया था, उसमें ब्यूटरेट की बात किया था मैंने। तो ब्यूटेरिक एसिड मिलता है घी में बहुत, ठीक है। तो आपके हमारे गट के लिए बहुत इफेक्टिव है। और मैंने बोला तीनों दोषों को बैलेंस करने वाला भी घी है, ठीक है। तो घी का हो गया। तो घी हर कोई खा सकता है, लेकिन एक लिमिट होती है। तो किसको नहीं खाना घी? मैंने बोला वाता, पित्त, कफ हो तो सब खा सकते हैं, यानी कि जो मोटे हों वो भी खा सकते हैं, पतले हों वो भी खा सकते हैं, जो ड्राई वाले हैं, ड्राई स्किन वाले, वो भी खा सकते हैं। तो खाना किसको नहीं? हार्ट डिजीज के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। जिनको जैसे टाइफाइड जॉन्डिस होता है उसके लिए भी अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल, मैंने बोला तीनों के लिए अच्छा है वो, यानी कि तीनों में सब चीज बीमारी आ जाते हैं। लेकिन खाना किसको नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बीमार आदमी है, बीमार के लिए भी अच्छा है। जिसको बुखार आता है शायद उसको नहीं दे सकते, वो भी भूख को कम करता है, ठीक है। लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को और एंटी इन्फ्लेमेशन को, एंटी इन्फेक्शन को अच्छा है। लेकिन खाना किसको नहीं है उसको, ये क्वेश्चन है। जो मेहनत नहीं करता उसको ठीक है। पहले हमारे घर में सब मेहनत करते थे और घी एक एक कटोरी पूरा अकेले चाप जाते थे। कोई हरियाणा साइड का है, इधर हरियाणा, पंजाब,
आप पंजाब के हैं या दूसरी जगह के हैं? हम गुजरात के भी बहुत खाते हैं घी। गुजरात के भी हम बहुत घी खाते हैं, घी में तल के खाते हैं। अभी भी जो खेतों में काम करता पूरी कटोरी घी चाहिए उनको। हाँ। जो मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ पे पूरी, अगर मैं घर में जाऊंगा तो पूरी कटोरी घी पीऊंगा मैं, चाहे रोटी खाऊंगा 4 या 6, लेकिन घी पूरा चाहिए। बाजरा का रोटी और क्योंकि वहां हमारा फिजिकल एक्टिविटी ऐसे हो जाता है, ठीक, क्यों पच जाता है। लेकिन अभी क्या हो गया, हमारा फिजिकल एक्टिविटी हो गया कम। 0। हम देखते हैं इंस्टा में सबसे अच्छा कौन है। अगर मैंने अभी जो बोला कि घी सबसे बेस्ट है, वो लगा लो, एक मिनट का, आधा मिनट का, और बोले कि वाह, डॉक्टर सुमित के पास तो हम गए थे और उन्होंने बोला घी आप पीना चालू कर दो। यही हो रहा ना, आधे मिनट का गेम चल रहा है, उसी को देख के आप सब चीज यूज कर रहे हैं। अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है तो आपका कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसे तब बढ़ाएगा, नहीं तो आपका, हाँ, एक दूसरा किसको, जिसको फिजिकल एक्टिविटी ना करने के कारण लीवर डिजीज हो चुका है या किडनी का रोग हो चुका है सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण, उसको घी का यूज नहीं करना। समझ में आ गया? अब चलते हैं किस पे, ऑयल पे। सरसों के तेल, सरसों का तेल सबको पता है, उसका भी स्मोक पॉइंट ठीक है, 230 तक चला जाता है उसका, ठीक है। किसको खाना चाहिए? जिसको कफ हो, खांसी हो, मोटापा जिसको हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। एक जो ठंडे प्रदेशों में रहता है, आपको कुछ भी नहीं है, वो ठंडे प्रदेशों में रहता है, जैसे कि पहाड़ी एरिया, नॉर्थ ईस्ट एरिया, यूके साइड में जो रहते हैं, और अंटार्कटिक साइड में चले जाओ, इस एरिया में रशियन एरिया, ठंडे प्रदेश है, इस एरिया वालों के लिए सरसों का तेल, जिसे मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं आप लोग, वो सबसे अच्छा है, ठीक है। ये आपका एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल तीनों है। जब आपके सर में फंगल ज्यादा हो जाता है ना, आप जिसे बोलते हो कि बहुत निकल रहा है, एंड्रफ टाइप निकल रहा है, या फिर एकदम से पक जाता है, तेल लगाओ, सेट हो जाएगा। जिसका स्किन ड्राई है वो लगाइए, स्किन पर लगाइए, उसको भी अच्छा, स्किन अच्छा करता है। जिसको खांसी हो रही है, सर्दी हो गई है, खाली रात को सोने से पहले उसको, खाने की बात तो मैं कर ही रहा हूँ आपको, साथ साथ में एडवर्टाइज या बोनस भी दे रहा हूँ कि और क्या यूज कर सकते हैं उसका। तो आप अपने चेस्ट पे, गले पे, थोड़ा नाक पे ऐसे उंगली से ऐसे कर दो, आपकी सुबह तक वो सर्दी थोड़ा बहुत पक जाएगी, नहीं तो ठीक हो जाएगी। सरसों का तेल कितना है ना, बढ़िया, गरम कर, गरम भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लगा लो, ये गले पे भी और चेस्ट पे। हाँ, थोड़ा सा आपको मालिश करनी कोई पड़ेगी। से भी वेदर में, कोई भी वेदर, नहीं कोई, हाँ, कोई वेदर में, लेकिन किसको यूज नहीं करना है? गरम, जो गर्म प्रदेशों में रहता है, गर्म प्रदेश में रहता है, तो दूसरा क्या है, जिसको गर्मी ज्यादा होती है, और तीसरा जिसको एसिडिटी वाले हैं जो, उनको सरसों का तेल नहीं करना है। यानी कि जुकाम में भी, सर्दी खांसी में भी नहीं यूज करते। मैंने बोला सर्दी खांसी जुकाम में यूज करना है, कफ वालों के लिए बढ़िया है, लेकिन जिसको एसिडिटी है वो उसको नहीं यूज करना है। समझ में आ गया? जिसको स्किन का एलर्जी है, स्किन का, वो उसे लगा सकता है, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तिल का तेल, मैंने बोला कि तिलों का राजा, तिल का तेल वो ऐसा है कि किसी भी प्रकृति वालों को, वाता, पित्ता, कफ कैसे भी हो, जैसे घी के लिए बोला था मैंने, क्योंकि तिलों का राजा है, किसी को उसका एलर्जी नहीं होगा, ठीक है। एलर्जी है तो उसको पहले इन्फ्लेमेशन होगा, उसके कारण उसको एलर्जी होगी, लेकिन इस तिल के कारण किसी को एलर्जी नहीं होगी। तो जो बोलता है मेरे को तिल से एलर्जी हो, उससे पहले ही एलर्जी है अंदर, उसको इन्फ्लेमेशन पहले ही बढ़ा हुआ है, उसको उससे एलर्जी हो सकती है, ऐसा नहीं। हाँ, अगर किसी को हाइपर एसिडिटी ज्यादा ही है, यानी कि उसका रिगर्जिटेशन होता है, जीआरडी बोलते हैं जिसको, पहले डॉक्टर ने बोल दिया कि अल्सर वगैरह है, वो थोड़ा उसको कम यूज करें, ठीक है। इसका हम तलने के लिए सरसों के तेल को, तिल के तेल को तलने में, यानी कि डीप फ्राइड के लिए भी यूज कर सकते हैं, घी को भी, इन तीनों को हम डीप फ्राइड में यूज कर सकते हैं, और उससे उसका जो न्यूट्रिएंट है वो जाएंगे भी नहीं।
हो गया। किसको नहीं खाना है? जिसको हाइपर एसिडिटी वगैरह होगा तो उसे स्किन पे लगा सकते हैं? स्किन पे तो कोई भी लगा लो, मैंने बोल दिया तीनों दोषों वाले। इसलिए हम आंख बंद करके ना, कोई भी आता है तिल का तेल बोल दो कि तिल का तेल खा लो, तो तीनों पे काम करेगा। और सिंग का तेल, सिंग का तेल बोले तो मूंगफली का, कोई ग्राउंडनट बोलता है, कोई मूंगफली बोलता है। बिहार साइड के जो है वो बादाम तेल इसी को बोलते हैं। मूंगफली का तेल वाता के लिए बढ़िया है। मूंगफली का तेल वाता वाले यूज कर सकते हैं, वाता वाले। नॉन स्टिक में ना बनाए मूंगफली का तेल का, बाकी नॉर्मल जो कढ़ाई में बनाते हैं उनके लिए बढ़िया है, ठीक है। अब बाकी सब में चलेगा, लेकिन नॉन स्टिक वाले में नहीं चलेगा। तो नहीं तो फिर क्या करेगा, उसका पूरा वो ट्रांसफैट तैयार करेगा और आपको एलर्जी देगा। जिसको एलर्जी किससे, नट्स से होता है ना, आप लोग फूड एलर्जी करते हैं, जिसको नट एलर्जी है वो उसे तिल का तेल को अवॉइड कर सकते हैं, सिंग तेल, ठीक है। सिंग तेल को फ्राइंग के लिए नट एलर्जी, नट आता है ना फूड एलर्जी में, नट, अगर आपको नट एलर्जी है तो वो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे यूज कर सकते हैं, खाली आपको पित्त ज्यादा हो, यानी कि पित्त ज्यादा हो तो इन्फ्लामेशन समझ लो। एलर्जी, जिसको एलर्जी हो इसका मतलब उसको पित्त ज्यादा है, तो पित्त वाले भी इसको थोड़ा अवॉइड करें, समझ गए। तो इसका स्मोकिंग पॉइंट उसे फ्राइंग में यूज हो जाएगा? इसका 170 तक का है। अब नारियल के तेल का जाए, नारियल का तेल, इसका प्रकृति ठंडी है, ठीक है, तो ये किसके लिए बढ़िया है, गर्म वालों के लिए। तो जो साउथ एरिया है, साउथ एरिया के, उनके लिए नारियल का तेल, देखो प्रकृति ने पहले हमारे लिए पहले व्यवस्था करके रखी है। ठंडा प्रदेश हो तो सरसों का तेल, और हमारे यहाँ नॉर्थ एरिया में सरसों का तेल बहुत मिलता है, हम यूज उसी को करते हैं क्योंकि उसकी प्रकृति गर्म है। नारियल का तेल की प्रकृति ठंडी है, ठंडी तासीर का है। साउथ वाले ज्यादातर उधर ही नारियल के पेड़ लगे रहते हैं, ठीक है। उधर क्या है, गुजरात में भी लगे रहते हैं, साउथ नीचे की तटस्थ एरिया में ठंडी तासीर का है। ये क्या करता है, गर्मी को शांत करने का काम करता है। दूसरा क्या करता है ये, इसमें लॉरिक एसिड होता है, लॉरिक एसिड, जो कि सिर्फ माँ के दूध में मिलता है, ठीक है, माँ के दूध में मिलता है। तो एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल रहता है इसमें, ठीक है। तो ये काम करता है इसका। अब ये निकालने लग गए हैं इसका जो एक्सट्रैक्ट है, तो इसकी दवाई भी बनाने लग गए हैं, ठीक। तो ये इसमें भी काम आता है, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, इसलिए नारियल का पानी पिलाया जाता है उसको। क्यों पिलाया जाता है कि ठंडी तासीर है, लेकिन उसमें लॉरिक एसिड है, वो आपका एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल, यानी कि दोनों ही है। और डॉक्टरों की समझ में आजकल पता नहीं चल रहा कि डॉक्टर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, ज्यादा तो दोनों में ये काम कर लेता है। ये एल्जाइमर डिजीज के लिए बहुत अच्छा है, जिसको भूलने का रोग होता है ना, ठीक है, डिमेंशिया और उसके बाद अल्जाइमर, और जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो, उसे नारियल पानी पी लेना चाहिए। लेकिन किसी को कफ है, यानी पहले से ही मोटे हैं, बिल्कुल खाते पीते घर के नहीं, मतलब ये, ठीक है, जिसको खांसी वगैरह हो उसको उस समय अवॉइड करना चाहिए। किसको नहीं करना है इसे यूज, जिसको सर्दी हो, खांसी हो, ठीक है, उसको यूज नहीं करना है। किसको सबसे ज्यादा यूज कर लेना चाहिए, जिसको इन्फ्लामेशन हो, डॉक्टर ने बोला आपको इन्फ्लामेशन है, यानी कि पित्त बड़ा है, आपको रक्त पित्त जिसका कि लाल हो जाता है, खुजलाते खुजलाते, एकदम से किसी का पहले लाल हो जाते हैं, चकते पड़ जाते हैं, देखा आपने, एकदम से आप बोलते हो हाइव्स है मेरे को, आर्टिक एरिया है मेरे को, उसको पी लेना चाहिए। इसका अपने घर में इसका यूज करना चाहिए, ठीक है। जिसको नाक में खून आए, ब्लीडिंग ज्यादा आए फीमेल्स को, किसी को पाइल्स है, ठीक है, किसी के लेटरिन में भी खून निकल रहा है, समझो उसका कुछ भी हुआ नहीं लेकिन निकल रहा है। जिसकी आंखें लाल रहती हो, स्किन भी लाल रहती हो, ठीक है, चेहरा हर समय गुस्सेबाज रहता है, ठीक है, हर बात बात में गुस्सा हो जाता है, ये लक्षण है पित्त के, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो उसको इसका यूज कर लेना चाहिए, शांत रहेगा वो। और ऑलिव ऑयल सबसे पुराना है, जैतून का तेल, जैतून का तेल बढ़िया है, ठीक है।
लेकिन उसको निकालने की जो प्रोसेस है ना, इसलिए मैं उनको बाद में ले रहा हूँ सर। उनसे पहले एक तक तो और आया, एक मास्टर पहले आए थे 1901 में, 1901 वो जर्मन साइंटिस्ट है विल्हेम नॉर्मन, जर्मन साइंटिस्ट विल्हेम नॉर्मन। उन्होंने वनस्पति घी बनाने की प्रोसेस बनाया था, यानी कि जो वनस्पति घी था उसमें उसने हाइड्रोजनाइज कर दिया उसको, ठीक है, और जो कि सॉलिड हो जाए, नॉर्मल कमरे के टेम्परेचर में वो सॉलिड रह जाए, उसने उसका प्रोसेस बनाया था, ठीक है। एक नीदरलैंड की कंपनी आई थी 1930 के आसपास इंडिया में, ठीक है, उसका नाम था हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। और इन्होंने इसका नाम, जिसको अभी डालडा बोलते हैं ना, इसका नाम ये डाडा दे रहे थे, डाडा। लेकिन जो इनका लोकल सपोर्टिंग कंपनी थी वो एल से नाम था उसका, तो उन्होंने बोला हमारा भी कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा आपको नाम, तो उन्होंने वो क्या कर दिया, एल को बीच में डाल दिया, तो क्या हो गया वो डालडा। और अभी वो कंपनी इंडिया की अच्छी कंपनी है, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को सुना है ना आपने, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तब की 1930 की बात कर रहा हूं मैं। ये डालडा तब आया था इंडिया में, इसको इतने अच्छे से विज्ञापित किया गया था कि ये मॉडर्न है, हेल्थी है और गरीबों के लिए भी बहुत अच्छा है। सब लोग वही यूज करते हैं। उस समय जो मिडिल फैमिली वाले थे उनके घर में अगर डालडा है तो वो अपने को रिस्पेक्टफुल समझते थे, समझ में आ गया। उसके बाद जब वो खाना चालू कर, क्यों था ये, क्योंकि घी की तरह दिखता था, बिल्कुल घी की तरह, उसमें वही दानेदार घी जैसे पहले हुआ करता था वैसे। इसे घी की जगह पे लोग अच्छे समझने लगे थे और इसका एडवर्टाइजिंग ऐसे कर दिया था कि ये घी तो उतना ठीक नहीं है, ये बेस्ट है। आपने देखा होगा इसी के कारण 1960, 70, 80 के करीब जो इसमें फौजी लोग अगर कोई बैठे होंगे तो फौजियों के, पुलिस वालों के पेट निकलना बाहर चालू तभी से हो गया था, जो ओबेसिटी जो हम बोलते हैं, तो ये तब से निकलना चालू हो गया इतना। और हार्ट डिजीज इंडिया में हार्ट का इश्यू 1960, 70, 80 के बीच में ही ये सबसे ज्यादा हुई। थायराइड की इश्यू सबसे ज्यादा उसी समय हुई, ठीक है। यही नहीं है, दूसरा भी नाम ले रहा हूं मैं, तो इश्यू ये सब साथ में चलते रहे। इसके बाद जो डायबिटिक इश्यू हुई है सबसे ज्यादा इसी बीच में हुई है, उनमें से एक कारण ये भी था। इसको हटाया गया जब इस पे आजादी के बाद अगर खाद्य तेल, जिससे मैं कुकिंग ऑयल बोल रहा हूं, अगर आंदोलन हुआ तो डालडा के ऊपर ही हुआ। जो गांधीवादी सिद्धांत के थे उन्होंने इसको दूसरा आंदोलन दिया कि जो हमारा गांव में जो गौ पालते हैं उनका जो घी का उत्पादन होता है या उसका बिजनेस होता है उसको ये मात दे रहा है, वो बंद हो जाएगा, लोग गांव में गाय नहीं पालेंगे अगर ये चलता रहा। उनका ये था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है ना, उसको सबकी सुननी पड़ती है ना, आज भी सुन रही है। उस समय क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अब बंद तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि बंद नहीं करेंगे। इसका मिलावट भी होने लग गया था घी में, क्योंकि सेम टू सेम लगता था और कोई पहचान नहीं पता था। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें तिल का तेल आपको कंपलसरी कितना परसेंट अप्लाई करना ही पड़ेगा और तब जाके आपको बेचना पड़ेगा। वो क्यों बोला कि अगर टेस्ट कोई करेगा, घी को किसी को लैब में टेस्ट करना पड़े तो उसका पता चल जाएगा कि इसमें डालडा यूज हुआ है, नहीं तो पहले पता ही नहीं चल पा रहा था, ठीक है। डालडा का यूज हो गया। इसके बाद एक और आया मार्केट में, क्या आया, है जी, हाँ, ये सब एक ही थाली के हैं, जो आगे आपने बोल दिया, ठीक है। रिफाइंड, रिफाइंड तो पहले से यूज हो रहा है लेकिन वो नेचुरल वे में होता था, ठीक है।
लेकिन 1911 में, ठीक है, एक उनका नाम भूल गया मैं, एक का नाम गैम्बल था, दूसरे का नाम कुछ और था। इन्होंने क्रिस्को करके एक रिफाइंड ऑयल का यूज किया था, क्रिस्को, ठीक है। ये था आपका रिफाइंड ऑयल, इसका नाम दिया था इन्होंने क्रिस्को, ठीक है। कहाँ की बात है ये? इंडिया की बात नहीं है, ये यूएस की बात है। वो सबसे पहले रिफाइंड ऑयल चलता रहा। उसके बाद 1950 में, देखो मैं थोड़ी स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि कहां से हम बीमार होते चले। 1950 में अमेरिका में सोयाबीन इतना उत्पादन हो गया था कि अब उसकी खपत कहां करें। तो चाहे उसका खपत बोले, और चाहे एक उस समय आंदोलन भी चला था कि सैचुरेटेड फैटी एसिड हार्ट के लिए सबसे खतरनाक है, उसमें से घी आता है, नारियल तेल आता है। यानी कि जो ऑयल हमारे रूम टेम्परेचर में ठोस रहते हैं, उनके प्रति एक आंदोलन चला था कि हार्ट के लिए ठीक नहीं है, इनसे हमें हार्ट डिजीज और डायबिटिक एरिया ये सब चीज होने लग गए। इसके बाद ये मार्केट में आना चालू कर दिया। कौन से? सोयाबीन का एकदम से ऑयल, ठीक है। और ऐसे ही ये फिर धीरे धीरे इंडिया में भी आए, और डालडा जब बंद हुआ आर्मी एरिया में, पुलिस एरिया में और जो सरकारी कैंटीन एरिया में, तो रिफाइंड ने, यहाँ के बिजनेसमैनों ने रिफाइंड डालना चालू कर दिया। तो रिफाइंड ने लिखा उसमें अलग अलग नाम दिया गया। बोलो नाम बताओ, सनफ्लावर, जो भी नाम देना है आपको, करडी का ऑयल, सफोला, और नाम देते रहो आप, और बोलो, जितना बोलना है आपको आप बोलते रहो। सनड्रॉप, ये सब रिफाइंड ऑयल है, ये सारे रिफाइंड ऑयल है। यानी कि जो भी आपका बीज से निकाला गया ऑयल हो, उससे इतना हीट दे दिया गया है कि उसकी एक तो उसमें हेक्सेन करके एक केमिकल होता है, ठीक है। ये पेट्रोलियम का एक सब प्रोडक्ट है जो कि ये रिफाइंड बनाने में प्रोसेस में उसमें काम आता है। तो ये क्या करता है, जब उसे बिल्कुल दबाया जाता है ना प्रेस, तो उससे और निचोड़ने में काम करता हो, ठीक है। तो हेक्सेन ये है न्यूरोटॉक्सिक, ये नर्वस सिस्टम के लिए ठीक नहीं है आपका, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी चीजें, इसकी एक तो इसका न्यूट्रिएंट सब खत्म ज्यादा हीट में, इतनी हीट पे करते हैं कि इसका एक तो गंध, रस, इसका स्वाद, इसका कलर, ये सब चीज खत्म, ठीक है। डिओड्रेंट भी यूज करते हैं जिससे कि गंध हट जाए, इसका कलर भी हट जाएगा, सब चीज हट जाएगा, बिल्कुल फ्रेश। आपको कैसा लगता है? बिल्कुल आपको ऐसा ऑयल चाहिए। मॉल में जाके क्या देखते हो आप? मेरे को हाथ देखते हो, मेरे हाथ की लाइनें दिख रही कि नहीं, तभी लेंगे हम। क्या ले रहे हैं आप, वो आपको सोचना है, ठीक है। इन्हें बोलते हैं रिफाइंड ऑयल। जो भी नाम आप ले रहे हो सब चीज ये रिफाइंड ऑयल है। अब किसको खाना है किसको नहीं खाना है, ये टॉपिक है इसका। रिफाइंड ऑयल ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि ये खराब है, लेकिन जिस प्रोसेस से निकाला गया वो खराब है, ठीक है। इसलिए कोई बोल रहा था ना कोल्हू, अभी बोला था किसी ने कोल्हू का तेल, कोल्हू का तेल नहीं है, कोल्हू एक प्रोसेस है और रिफाइंड एक प्रोसेस है। कोल्हू है कि उसको जब उसे तेल निकाला जाता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से ऊपर तक नहीं जाता। एक उसका जो फ्रिक्शन जो है वो फास्ट नहीं है, इलेक्ट्रिक तो है नहीं ना। तो पहले इंडिया में बैलों से और या फिर गुलामों से निकाला जाता था। जो गुलाम होते थे ना आदमी, वो उसे घिसते थे, नहीं तो बैल निकालते थे, खच्चर निकालते थे, घोड़े निकालते थे, ये सब चीज निकालते थे। तो स्लो फ्रिक्शन था, टेम्परेचर कम था, तो उसके जो भी ऑयल हम पीते थे या खाते थे वो उसमें मौजूद रहता था, समझ रहे हैं। इसलिए हम हेल्दी रहते थे। अभी हो गया रिफाइंड ऑयल, बिल्कुल रिफाइंड, बिल्कुल जो सब चीज है इसमें, ठीक है। उसमें आपका सब चीज आ गया जो भी आपने नाम लिया, क्योंकि रिफाइंड। अभी तो जो आप ऑयल जो भी मैंने नाम भी लिया, जितने ऑयल, अगर वो रिफाइंड वे से निकाला गया, चाहे मैंने तिल बोला,
सरसों बोला या मूंगफली बोला, अगर इस वे में निकाला गया तो वो भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसमें भी वही हेक्सेन, वही डिओड्रेंट, वही सब चीज यूज हुआ होगा। ठीक है, बात फिर मैं एक और बात करता हूं कि बात ये नहीं कि कौन खराब है कौन नहीं है, बात ये कि किस वे में निकाला गया है। दूसरा है एक ओमेगा का गेम। ओमेगा, आप लोग हर किसी की जुबान पे ओमेगा, हम तो ये ओमेगा खाते हैं, हम वो ओमेगा खाते हैं, हम सनफ्लावर खाते हैं, उसमें ओमेगा ये है, सब ओमेगा के चक्कर में है, लेकिन उसके अंदर नहीं घुसते हैं आप। ओमेगा 6 जो भी आपका रिफाइंड ऑयल है ना, उसमें ओमेगा 6 मिलता है, और ओमेगा 6 बहुत अच्छा होता है आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपका इन्फ्लामेशन के लिए अच्छा है। लेकिन हम भूल गए ओमेगा 3 का, जो कि हमें घी में मिलता था, सरसों के तेल में मिलता था, नारियल के तेल में, तिल के तेल में मिलता था। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, मार्केट जैसे जैसे उस हीरोइन ने बोला कि ये वाला तेल बढ़िया है, मेरी मौसी की बेटी ने बोला वो है, मेरी एमडी ने बोला अरे ये वाला ऑयल लो, ये मस्त चल रहा है मार्केट में आजकल, तो वो वाले मॉल में भी यही है, वो वाले मॉल में भी यही है, सब जगह वही यूज कर रहे हैं, तो ये बढ़िया होगा। वो बढ़िया होगा आपके लिए बढ़िया है या नहीं है, वो डिपेंड करता है। जितने आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल बोले तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोलेस्ट्रॉल बोले तो जिसका एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड ये बढ़ा हुआ है, ठीक है, इनको रिफाइंड ऑयल का यूज नहीं करना चाहिए। जिनको डॉक्टर ने बोला या ब्लड रिपोर्ट में जिनका इन्फ्लेमेशन हो रहा है, यानी कि सीआरपी बढ़ रहा है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, एचएससीआरपी बढ़ा हुआ है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंट दिखा रहा है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं उसको, HbA1c बॉर्डर लाइन जिसका आ रहा है, उम्र बिल्कुल जवान है लेकिन HbA1c बढ़ रहा है, उनको रिफाइंड ऑयल का यूज कम करो। ठीक है, तो उसमें एक आता है ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल कैसे कैसे मिलता है मार्केट में, कौन से वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन, सुनो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में वो ठीक नहीं है, वो जिधर उसका यूज होता था उधर के लिए बढ़िया था, क्योंकि उनको खाना बनाने की स्टाइल अलग है, हमारे यहाँ खाने बनाने की स्टाइल अलग है। हम मॉडर्नाइजेशन में चले गए, नॉन स्टिक कुक उसमें डालना है, फटाफट हिलाना, बिल्कुल वो आग लगने देना हमें, समझ रहे हैं। अगर हम तिल में भी उसमें कढ़ाई में भी बनते तो जब तक आग ना पकड़े हमें मजा ही नहीं आता, अभी भी नहीं आता मजा, है ना। लेकिन वहां क्या करते हैं, वो उसे कच्चे में ही डालते हैं, स्लाइस में डालते हैं। अगर आप ऐसे करके उस ऑलिव ऑयल को खाते हैं तो दैट इज द बेस्ट वे। लेकिन अगर आपने उसी को फिर जितना भी रिफाइंड ऑयल है, मैंने बोला कि वो सब चीज बढ़िया है, लेकिन अगर वो उनको हीट ना किया जाए, बार बार, कई लोग क्या बोलते हैं ना कि हीट में तो कढ़ाई में बना रहे हो तो कढ़ाई में वो नॉन स्टिक वाला ज्यादा हीट पकड़ता है, एकदम से 250 पार कर लेता है, तो डॉक्टर ने बोला कि उसमें नहीं करना, तो कढ़ाई में बनाएंगे, और कढ़ाई में ऐसे करो कि पूड़ी तल दो जी, पकौड़ी बना दो जी, फिर क्या करें, अब दोबारा, अभी तो हीट थोड़ी हुआ, स्मोक लेवल उतना ऊंचे तो गया नहीं, आपने तो हल्के में बनाया, कल भी बना देना इसी में, हो गया। गलती कहां कर लिया हमने कि हम इंजीनियर बन गए टेम्परेचर का, कि इतना टेम्परेचर पे तो गया नहीं, थोड़ा नीचे ही गया था, हम दोबारा भी उसी उतना तक जाने नहीं देना उसको, थोड़ा कम ही रखेंगे, बार बार बनाएंगे। गलती कहां हो रही, ये तो रिपीट कर रहे हैं हम, या रीहीट जिसे बोलते हैं, या फिर उसे एक्स्ट्रा हीट कर दे रहे हैं। अगर उसे कम टेम्परेचर में बना रहे हैं, जैसे साउते बनाने के लिए, है ना, या फिर थोड़ा सा स्टीम्ड करने के लिए, या फिर स्लाइस में डालने के लिए, जो सलाद वगैरह है उसमें डालने के लिए ये बढ़िया है। लेकिन अगर वो जो भी आप बोल रहे हो, सनफ्लावर, सैफ्लावर, और बोलो भूल गए, जितना सीट बोले आप, ठीक है, ध्यान दें कि इनको एक्स्ट्रा हीट नहीं करना। और जिनको ये बीमारी है, मैंने भी बताया, जिनका कि ब्लड टेस्ट में HSCRP, CRP, ASR, HbA1c बढ़ा हुआ है, होमो IR जिसका बढ़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट हो रहा है, उसको नहीं करना है। जिसको थायराइड का इश्यू है, PCOD है, इनको ये चीज यूज नहीं करना।
यूज करना है तो इस वे में करना है। ठीक है, समझ गए आप? ये तो हो गया इसका रिफाइंड ऑयल का गेम। रिफाइंड ऑयल खराब नहीं है तो उसका कैसे बैलेंस करना है हमें। तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 के चक्कर में लोग ओमेगा 3 को भूल गए हैं, क्योंकि बोलते हैं कि ओमेगा 6 इज द वेरी बेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं। उसका रेशियो होना चाहिए 1:1, यानी ओमेगा 3 ओमेगा 1 का, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो 1:1 होना चाहिए। और ज्यादा करना है तो 4 रेशियो, यानी कि ओमेगा 6 4 ओमेगा 3 1। ओमेगा 3 बोले तो कौन सा, जो आपने घी बोला, सरसों का तेल बोला, तिल का तेल बोला, ये सब चीज ओमेगा 3 में आते हैं। ओमेगा 6 में कौन आते हैं, जितना भी आपने सनफ्लावर्स है, फ्लावर, सोयाबीन बोला, ये सब आते हैं। ठीक है, ये होने लग गया। हाँ, ये कौन सा ब्रांड बोला आपने, राइस ब्रांड इसी में आता है, पाम इसी में आता है। ठीक है, इसको अभी क्या हो गया, पहले 4:1 था, लेकिन अभी आप लोग क्या बोलते हो, हमारे घर में तो ना डॉक्टर कोल्ड कंप्रेस वाला कोलू का ही तेल मिल रहा है, लेकिन नमकीन में खाना जाते हो रोड के किनारे, बेकरी आती है मेरे, उसके दुकान से नंबर 1 का, नाम नहीं बताऊंगा मैं, फिर आप बोलोगे कि है ना, मैं उसके यहाँ का नमकीन खाता हूँ, या फिर चिप्स खाता हूँ, या फिर पकौड़ी खाता हूँ, समोसा उसकी दुकान का सबसे बेस्ट है इंडिया में, वहां से खाता हूँ। अरे वो क्या यूज कर रहा है ये तो पूछो, घी तो यूज नहीं कर रहा होगा, मिर्ची राम की सब, मिर्ची राम का दिल्ली में मिर्ची राम का जलेबी तो नहीं बना रहा होगा, है ना, यानी कोई ना कोई ऐसा चीज यूज कर रहा है जिससे कि एक तो टेस्टी हो रहा हो और बार बार उसे यूज कर रहे। सड़क के किनारे वाले जो भी देखो आप, ठीक है, तेल पड़ा हुआ है, तेल काढ़ा पड़ा हुआ है, उसी में आपका बिल्कुल टेस्टी टेस्टी सब चीज, वड़ा पाव, सब चीज बन रहा है, वड़ा पाव और सब पाव बन रहे हैं, है ना। तो आप अपने घर में तो सही है, लेकिन घर वालों को कहां से खिला रहे हो, जितने भी आप नमकीन वगैरह बेकरी का खाना, तली हुई चीज बाहर से मंगा रहे हो, यानी कि आप रिफाइंड को ओवर हीटेड या रीहीटेड करके खा रहे हैं। और वो क्या करता है, वो ट्रांस फैट, उसकी जो फैट है उसमें, उसकी प्रकृति को चेंज कर दिया उसने, जो कि आपके बॉडी में इंफ्लेमेशन का तैयारी कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहा है, आपका HSCRP बढ़ा रहा है, आपका शुगर लेवल बढ़ा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। फिर आप बोलते हो कि डॉक्टर हम तो ये भी करते हैं, हम वॉक भी कर रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार, फिर हमारा तेल भी आपने बोला था, तेल भी हमारे घर का बेस्ट है, फिर कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, अभी उसका रेशियो कितना चला गया पता आपको, पहले अभी 5 साल पहले उसका रेशियो था 15 तक, लेकिन अभी वो 30 तक चला गया। सोचो 30/1 का रेशियो, यानी कि आप 1 वो भी कैसे खा रहे हैं, फ्लैक्सीड, अगर किसी ने बोल देना कि पेट को साफ करता है, बहन सुबह सुबह फ्लैक्सीड खा लो, चिया सीड खा लो, पेट साफ रखता है, पेट साफ नहीं, वो ओमेगा 3 है उसमें, इसीलिए आपको थोड़ा बैलेंस रखा है, नहीं तो इन्फ्लेमेशन कहां तक जा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा। ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपकी स्किन के लिए बढ़िया है, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम के लिए बढ़िया है, लेकिन जब उससे आप हीट कर देते हो वो आपके कैंसर के लिए घटिया है। आप बोलते हो मेरे को कैंसर कैसे हो गया, मेरे मम्मी को नहीं था, पापा को नहीं था, दादा नहीं था, दादी नहीं थी, नानी नहीं था, नाना नहीं था, ऐसे हुआ हो, क्योंकि घर में तो आपने ओरिजिनल रखा। हाँ, जो बड़े घर के हैं, इसमें अभी भी बता रहा हूं मैं, जो बोलते हैं नंबर 1 के, ये 1 क्वालिटी के घर के, अपने किचन में पक्का हफ्ते में 1 चक्कर पक्का मारे, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको ओमेगा 3 आपका ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर वो भी ओवर हीटेड रीहीटेड किया जाए तो वो भी ट्रांसफैट करेगा, आपको हार्ट का इश्यू करेगा। हार्ट का इश्यू के साथ साथ में आपका नर्वस सिस्टम को खराब करेगा, अल्जाइमर तक को दिलाएगा, ठीक है, स्ट्रोक दिलाएगा, आपको हार्ट में क्लॉट तैयार कराएगा, इतना सारा कर देगा। तो कम से कम अपने किचन का ऑडिट पक्का किया करें। आप कंपनी के ऑडिट तो करवाते होंगे, लेकिन अपने किचन का ऑडिट किया करें। रिफाइंड ऑयल आपके हार्ट के लिए ऐसे यूज होता है अच्छा, जो नाम आपने लिया है तो बढ़िया, लेकिन हमने उसे, एक तो बनाने वाले ने उससे प्रोसेस ऐसे कर दिया कि उसके सारे न्यूट्रिएंट खत्म कर दिए। दूसरा हमने क्या कर दिया, इतना हीट कर दिया कि उसको बर्बाद कर दिया, उसे ट्रांसफैट में तैयार कर दिया और नहीं यूज किया। ठीक है, तो आप अपने घर में तिल, सरसों, नारियल, घी,
फ्लैक्सीड के बीज, चिया के बीज, कद्दू के बीज, पक्का कैसे न कैसे ये चीज आप यूज करते रहे। नहीं तो आप ऐसे ना ब्लाइंड हैं सब, आप ही नहीं सब ब्लाइंड हैं कि कैसे हमारे घर में ये ट्रांस फैट बढ़ रहा है, किस रूप में आ रहा है। न तो आपको पता, आप भी कंफ्यूजन है, क्योंकि फास्ट फूड सब खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड सब खा रहे हैं और टेस्टी फूड सब खा रहे हैं। सबको टेस्टी चाहिए, टेस्टी। घर में मेरी बीवी को टेस्टी नहीं बना रहे हैं, मजा नहीं आता। मेरे हस्बैंड को उतना मजा नहीं आता। बाहर से जब बुलाते हैं ना, मंगाते हो पिज्जा नंबर 1 पे, ओहो तला हुआ ये चीज, समोसा उसकी दुकान को, वो मस्त है। तो वो लोग पक्का ये चीज यूज करें। जिसको हार्ट का इश्यू है, ब्रेन का इश्यू है, क्लोटिंग का, स्ट्रोक का इश्यू है, कोई बीपी की दवाई खा रहा है, कोई शुगर की दवाई खा रहा है, कोई ओबेज है, ये 3-4, वैसे तो आयुर्वेद में 3-4 बोला गया कि सूरजमुखी का बीज खाना चाहिए, ठीक है, कद्दू का बीज खाना चाहिए, वाटरमेलन का बीज बोला गया है, ये अच्छे बीजों को माना गया है। लेकिन अभी ये चिया सीड भी यहाँ का तो नहीं है तो बाहर से आया। लेकिन अभी तो इसके बारे में कोई नेगेटिव वे में पता कुछ चला नहीं है। इसमें ओमेगा 3 पक्का है, तो ओमेगा 3 खाने से आपका ये बैलेंस पक्का होगा। तो हमें क्या करना है, तेल में, तेल कौन सा बढ़िया है और कौन सा घटिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो बैलेंस है वो है कि नहीं, वो मायना रखता है। सरसों इतना तैयार हो नहीं रहा है ना, कितना तैयार हो रहा है। सारी खेती तो मॉडर्नाइजेशन करके अर्बनाइजेशन कर दिया हमने, नहीं तो उतनी खेती तो बची नहीं। सरसों लोग हो गए कितना, इतने घरों में और इतने लोगों के लिए वो तेल बचेगा क्या? अपने बिजनेस माइंड से सोचिए। ऐसे ही और बिजनेस जो इस बिजनेस में है, उन्होंने यही दिमाग लगाया, तो उन्होंने इसमें क्या कर दिया, जितने भी आप मार्केट में सरसों का तेल देख रहे ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, राइस ब्रान ऑयल, पाम ऑयल, क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया में सबसे सस्ता ये है। इसकी क्या है, शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है, मतलब ये बहुत देर तक खराब भी नहीं होता। इनका यूज करके, इसमें गंद भी नहीं है, ठीक है, और इसमें केमिकल यूज करके थोड़ा आंखों में ऐसी क्या है, हम पुराने लोग क्या बोलते हैं, सरसों का तेल बोले तो आंखों में मिर्ची आनी चाहिए, तो केमिकल डाल के वो मिर्ची डाल ही देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सल्फर ऐड करना है और एडिट हो जाएगा। तो कम से कम जहां से आप ले रहे हैं पाम ऑयल, इसमें सोयाबीन ऑयल भी यूज हो रहा है, इसी में आपका राइस ब्रान यूज हो रहा है। कितना हो गया सरसों के तेल में, तिल के तेल में सोयाबीन यूज हो रहा है, कैस्टर ऑयल तो सभी में यूज हो रहा है, कैस्टर ऑयल ना सभी में यूज हो रहा है। लेकिन कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा उसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कौन सा तेल कैसे में यूज हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। घी में डालडा यूज हो ही रहा है, ठीक है। और कौन सा तेल है, नारियल के तेल में, नारियल के तेल में कोई पेट्रोलियम, मैं नाम भूल गया उस ऑयल का, पेट्रोलियम जेल यूज हो रहा है। सरसों के तेल में सबसे पहले कौन सा यूज हुआ, 1998 में दिल्ली में एक बीमारी बढ़ी थी, ठीक है, वाटर रिटेंशन वाली बीमारी, ठीक है। उसमें सफेद सत्यानाशी का बीज का तेल, आरजी मॉन, उसका ऑयल यूज हुआ था, तो उससे पूरा दिल्ली बर्बाद हो गए थे। कितने हॉस्पिटल भर गए थे, अभी हिस्ट्री में है वो, है सरसों का तेल। तो जहां आप यूज कर रहे हैं थोड़ा ध्यान देके यूज करें। नॉर्मली कौन सा ऑयल सबको यूज करना चाहिए घर के लिए, खाना खाने नॉर्मल? मैंने वो पहली लाइन में बता दिया था। अगर कोई पित्त प्रकृति वाला है, कोई गर्म देशों में रहता है, ठीक है, तो उसे कोकोनट ऑयल यूज कर देना चाहिए। तिल ऑयल कोई भी यूज कर सकता है। कोई ठंडी प्रकृति का है, सर्दी खांसी, उसे अस्थमा, उसको ब्रोंकाइटिस, उसके घर में सीओपीडी का पुराना केस है, मदर फादर को है, ठीक है, उसे सरसों का तेल यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। ये 3 तो है। घी सबको यूज करना चाहिए, क्योंकि आजकल घी क्या हो रहा है, आप मैंने बोला ना कि कौन सा खाना खा रहे हैं कौन सा नहीं खा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि गलती कहां होगी। तो घी आपका तीनों दोषों का बैलेंस कर रहा है, समझ रहे हो। तो घी आपके हर एक घर में होना चाहिए। हाँ सर, तो पित्त ज्यादा है ना किसी को,
यानी कि किसी को अर्टिक एरिया बोला किसी ने कि अर्टिक एरिया है, यानी हाइप्स जिसे बोलते हैं कि कुछ खाने से एकदम से चकते पड़ जाते हैं, वो उसे अवॉइड करें। दूसरा, अगर फूड एलर्जी है, उसमें नट एलर्जी है किसी को, नट से एलर्जी, तो सिंग दाना तेल को अवॉइड करें। कोल्हू का तेल यूज करना चाहिए, कोल्ड कंप्रेस जिसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, मौसम के अनुसार तेल यूज करना चाहिए। अगर अभी गर्मियों का तेल है तो तिल का तेल अपने घर में ज्यादा यूज करें, ठीक है। फिर सर्दियों, अभी इसके बाद और सर्दियों के बीच में कौन सा आएगा? मस्टर्ड ऑयल। बारिश में गर्मी ज्यादा होती है, बारिश और सर्दियों के बीच में ड्राइनेस, वाता बढ़ेगा उस समय। ऐसी सर्दियों और गर्मियों के बीच में फरवरी मार्च का मंथ रहता है, उस समय भी ड्राई ज्यादा होते हैं आप लोग, तो उस समय तिल का तेल यूज करना चाहिए। फिर सर्दियों का टाइम आता है, सर्दियों के टाइम में मस्टर्ड ऑयल यूज करो। नारियल तेल, अगर किसी को मस्टर्ड तेल बीच में, सर्दी तो है लेकिन एसिडिटी नहीं बढ़ रही तो क्या करें, तो तिल का तेल यूज करें, ठीक है। साथ में आप सोयाबीन का ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 है। इसमें ऐसे अमीनो एसिड्स है ना, कि एक तेल में जो अमीनो एसिड्स हैं एसेंशियल, जो हमारे ब्रेन के लिए चाहिए, हमारी बॉडी के लिए चाहिए, वो दूसरे ऑयल में नहीं है। तो उस तेल को हमें उसको रूटीन बनाना चाहिए, रोटेशन बनाना चाहिए, कि चलो एक बोतल इसको ले लेते हैं, दूसरे बोतल दूसरे चीज का, तीसरे दिन। ऐसे क्या होगा, मौसम भी चेंज होता रहेगा, महीना भी चेंज और आपका अमीनो एसिड भी चेंज होता रहेगा। सब याद रखिए, तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर में ट्रिलियन सेल्स से हमारा ये शरीर बना है, और एक सेल का जो बाहरी दीवार है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, वो फैट से ही बना है। अगर आपने गंदा ऑयल यूज किया, बार बार रीहीटेड यूज किया, ऐसे आपने हीट ज्यादा यूज करके उसे ट्रांस फैट में बदल दिया, तो समझिए कि आपका जो ना सेल्स की मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाएगी, वो रेसिस्टेंट हो जाएगी, जो भी उसको सिग्नल करना है दूसरे सेल से या दूसरे न्यूट्रिएंट से। तो उससे क्या होगा, आपका जेनेटिकली भी आप इम्पैक्ट, आपका अफेक्ट पड़ेगा, और जो आपको इश्यू है वही आपके बच्चों में भी जाएगा, जेनेटिकली का एपिजेनेटिक हो जाएगा, यानी कि आपसे नीचे वालों में भी वही चलना जाएगा। फिर आप बोलोगे हमारे तो फैमिली में नहीं था, ये बच्चों को कैसे हुआ, तो बच्चों को ऐसे होगा। तो खाने का तेल आपको ऐसे यूज करना है, समझ रहे हैं आप। एक आपको ये मौसम के अनुसार हो गया, किस बर्तन में उस तेल को रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मार्केट से देते हो, कोई बोलता है, कोई मम्मी बोलती है कि अच्छा वो थैली वाला ले आना, उसे क्या करते हैं, उसे फाड़ेंगे और उसमें डाल देंगे प्लास्टिक की जो बोतल है। कोई बोलता नहीं प्लास्टिक की बोतल कौन, अपना यहाँ घर में कांच होगा तो फूट जाएगा, बच्चे ज्यादा हैं या किसी का हाथ से निकल गया। प्लास्टिक यूज मत कीजिए, क्योंकि तेल तो बढ़िया है आपका, और तेल क्या है, वो लीचिंग का काम करता है, ठीक है। यानी कि एक तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का मैक्रो लेवल पे अभी रिसर्च हुआ है कि हमारे अंदर साल भर में, हमारी बॉडी के अंदर साल भर में एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक घुस जाता है एक साल में, ठीक है मैडम। अब अभी क्या है, बिजनेसमैन भी बहुत तेज हो गए, वो भी हमसे ज्यादा पढ़ते हैं, डॉक्टर से ज्यादा बिजनेसमैन पढ़ता है, ठीक है। उन्होंने भी प्राइम, जो प्राइम कंपनी है इंडिया की और वर्ल्ड की, वो अब प्लास्टिक में नहीं दे रहे हैं, वो कांच की बोतलों में देने लग गया, ऊपर ढक्कन जो प्लास्टिक का नहीं दे रहे हैं, कॉक लगाने लग गए, ठीक है। आप प्राइम कंपनी से लीजिए, वो ऐसे करने लगे, कांच की बोतल एक स्पेशल बनाने लग गए अपने ऑयल में। तो ध्यान दीजिए, जिस कंपनी का ले रहे हैं, ढूंढिए कि अच्छी, अगर कांच की बोतल में दे रहे हैं तो उसने कितनी क्वालिटी रखी होगी अपनी कंपनी का, तो सोचने वाली बात है ना। तो सस्ता लेके अपना बर्बाद नहीं करना। कि तेल तो मैंने डॉक्टर ने बोला था कि कोल्ड कंप्रेस, और बोतल रख दी और प्लास्टिक की, तो वो प्लास्टिक की वजह से आपको और इश्यू हो जाएंगे, तो ध्यान देना इस चीज का। समझ में आ गया सबका? So doctor, even the cover of the bottle makes a difference? यस, मैक्रो लेवल पे प्लास्टिक जाता है हमारी बॉडी में, और मैंने बोला मैक्रो लेवल पे जा जाके साल भर में एक ह्यूमन के बॉडी में एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक जाता है अंदर, सोचिए। और प्लास्टिक ऐसा है कि वो बाहर नहीं जाता है, तो अपने बॉडी के हिसाब से, अपना नेचर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, और जिस एरिया में आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग आप तेल का चुनाव करें,
ऐसे किसी के विज्ञापन देख के तेल का यूज मत करें कि डॉक्टर रावत ने उस दिन बोला था कि सरसों का तेल बढ़िया है और आप एसिडिक हो, तो वो आपको नुकसान करेगा। आप साउथ में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं और गर्मी वहां ज्यादा है और आप वहां पे सरसों का तेल कर रहे हैं। आप रहते हो हिमालय के एरिया में, वहां नारियल तेल यूज कर रहे हैं। आपकी नारियल तेल तो बढ़िया बोला था डॉक्टर ने, वो आपको नुकसान कर देगा। इसलिए देश काल वातावरण के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया वैसे तेल यूज करना चाहिए। अगर कंजूस ज्यादा है तो उसके लिए भी रास्ता है कि अगर कौन, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि मेहनत की कमाई है भाई, ऐसे कैसे फेंक रहे हो, है ना, तो उस पे गंद नहीं आना चाहिए, उसका कलर डार्क नहीं होना चाहिए, उस पे धुआं, जिस समय उस पर कुछ डाल रहे हैं दोबारा उस पर धुआं नहीं आना चाहिए, काला हो गया। ठीक है। अगर आपको ऐसे देखेंगे कितनी बार हम यूज करें तो ये पक्का देख लेना। अगर एक ही बार में ये सब चीज हो रहा है तो इसका मतलब आपने ओवर हीट कर दिया। कई ऐसे होते हैं कि उतना हीट तक नहीं आने देते, थोड़ा नीचे नीचे तक यूज होता है, तो उसको ये देखना है कि अभी धुआं तो नहीं आ रहा है, कलर गंद तो नहीं आ रही, कलर चेंज नहीं हुआ, ये चीज देखना है। बर्तन जो होते हैं, पहले हमारे पास स्टील भी है, इटालियन भी है, पित्तल भी है। उसके लिए मैंने पिछला वीडियो, उसके लिए डॉक्टर सुमित, हेल्थ टॉक में डॉक्टर सुमित रावत पे जाना पड़ेगा आपको। मैंने उस पर एक टॉपिक लिया है पिछली बार में कि आपका किचन आपके लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषकारी है। ऐसे सब बोलते हैं ना कि हमारे घर का स्वास्थ्य हमारे किचन से होता है। मैंने बोला बीमारी की जड़ हमारा किचन होता है, तो उसमें मैंने बर्तनों का चुनाव बताया। अगर एक बार हीट कर दिया तो पहले तो यूज करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करना चाहिए ना, तो थोड़ा सा बोलते हैं ना, पुराने लोग बोलते हैं थोड़ा महंगा लीजिए, अच्छा लीजिए। तो घी में तल सकते हैं आप, तिल के तेल में तल सकते हैं, सरसों के तेल में तल सकते हैं, तो उनका ना स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है, तो उतनी जल्दी वो खराब नहीं होते। अभी हम गलती क्या कर रहे हैं, हम जितनी ये ब्रांडेड कंपनी के ऑयल है, सोयाबीन, सनफ्लावर, सैफलावर, ये ऑयल, ये सीड का, ये सीड का, इनको हम किस में यूज कर रहे हैं, डीप फ्राइड में यूज करने लगे। वो हार्मफुल है। उनको मैंने बोला कि अगर छोटे मोटे करना है उनको यूज कीजिए, तो उसको अभी रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका वो हीटिंग पॉइंट पे जा नहीं रहा है और उनका वो जो न्यूट्रिएंट है ना उनके अंदर, वो खराब भी नहीं होगा। कैस्टर ऑयल वो कुकिंग ऑयल में नहीं लेना चाहिए, वो स्पेशल मेडिकेटेड है, मेडिकेटेड वे में करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो भी कैस्टर ऑयल सभी में यूज होने लग गया है और उसे जब हम डेली यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में तो अच्छा ऑयल है, डॉक्टर रावत ने बोला 3-4 ऑयल है और कैस्टर ऑयल मैंने बोला सब में यूज कर रहे हैं, ठीक है। उससे पेट में मरोड़ आने लग गए, ऑलरेडी आईबीएस का पेशेंट है, यानी कि बार बार लूज मोशन होता है उसको। कुछ किसी ने कुछ बीबी ने बोल देगा हाँ कहाँ से आ रहे हो, एकदम से लूज मोशन हो गया, ठीक है। बॉस ने बोल दिया हाँ भाई बस उतने में ही लूज मोशन हो गया, यानी कि जो दिन में 4-5 बार जाते हैं और उनको मेंटल स्ट्रेस भी है, उसको आईबीएस से कोरिलेट करते हैं, उसको और मरोड़ करेगा और बढ़ाएगा। तो कैस्टर ऑयल का जहां यूज है मेडिकेटेड यूज है, उसे कभी कभार कॉन्स्टिपेशन में जब हम पिलाते हैं तो उसका काम है वाता को कम करना। कैस्टर ऑयल का काम क्या है, वाता को कम करना, और उसे हम उबालते नहीं है। ऐसे नहीं बोलते हम कि उबालिए उसे उसमें खाना बनाइए, हम बोलते हैं गुनगुने पानी में उसे और 1 या 2 चम्मच पीजिए या दूध में पीजिए। तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी का पेन यानी कि वाता को कम करता है। वाता को जो कम करता है तो उसका उसका सेकंड इफेक्ट क्या होता है कि हमारी जो गट की मोटिलिटी है, उसका जो मोशन है उसको थोड़ा बढ़ाता है और इसीलिए वो लूज मोशन भी करता है। तो ऑलरेडी आपको वो प्रॉब्लम है आईबीएस का कि आपका तेज चल रहा है और उसे और बढ़ाएगा वो, इसलिए मरोड़, जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना कि मरोड़ बढ़ा दे, तो मरोड़ कर देगा। कई लोग यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ना वो मोबाइल में साथ में देख रहे होंगे कि डॉक्टर रावत बोल रहा है वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, और जो अभी कई लोग चैट जीपीटी या गूगल को पूछेंगे कि इसमें कितना सही बोल रहा है। वो आप जो रिसर्च पेपर यूज करते हो ना या गूगल पढ़ते हो, उनको ये पता नहीं कि कहाँ के संदर्भ में बोला गया है इसको, ठीक है। वो जनरल जो भी किसी ने पेपर पब्लिश किया होगा वो उसके अकॉर्डिंग बोलेगा कि हाँ उसने ऐसे बोला, लेकिन उसका डीप स्टडी नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए कभी डॉक्टर के पास जाओ तो गूगल पढ़ के मत जाना, इसलिए बोला जाता है, ठीक है। आप लोग जो हेडेक हो जाता है, आपको पेन होता है, आप एकदम से गूगल देखते हो कौन सी दवाई यूज करना, आप तो गूगल भी नहीं देखते आप। अब ये आई को पूछते हो, ये आई में वही डालेगा जिसने उसको स्टडी किया होगा, उसने जो डाला होगा। तो जब डॉक्टर के पास जाओ तो गूगल यूज मत करना,
ठीक है। तो जो इंडियन वे ऑफ कुकिंग है, इसलिए बोला मैंने कि हमारे इंडिया में खाने बनाने की स्टाइल जो है ना वो कहीं भी नहीं है। मैं बोला कि जब तक आग ना जले तब तक हमें मानते नहीं कि खाना बन रहा है ना। ठीक है। फिर वो ऑयल फ्री कुकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट आ गया अभी जो सुनते हैं, तो ऑयल फ्री कॉन्सेप्ट अभी वो हो गया है, तो फिर तेल क्या जरूरी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑयल फ्री और एयर फ्राई भी होता है ना। आजकल एयर वॉच पानी में उबाल दिया, सब ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। पानी में कुकिंग भी होती है। हाँ, हमें ऑयल की जरूरत है। मैंने अभी इसलिए एक वर्ड बोला था, मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया, आपने जो पूछ लिया इसलिए मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया कि ऑयल की हमें इतनी जरूरत है ना कि हमारे हर एक पार्ट जो बना है एक एक सेल से बना है, और सेल की दीवार बनाया है फैट से जो कि ऑयल है, और इतना इंपॉर्टेंट है ऑयल जितना कि पानी, ठीक है। तो ऑयल की जरूरत है हमें, ठीक है। तो अगर आप पूरे साल भर बिना ऑयल का यूज करोगे ना तो वो की कमी पड़ेगी, इसलिए आपका सेल सिकलिंग और ड्राई हो जाएगा। ड्राई हो जाएगा तो सेल डेथ हो गया। तो ऑयल की जरूरत है हमें, ठीक है। हाँ, जो एयर फ्राई है उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं हम लोग, ब्रश करने के लिए डालते हैं, एयर फ्रायर्स होते, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए वो ठीक नहीं है।